हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने डी ट्रिपल एस पी की तैयारी करेंगे। और डी ट्रिपल एस पी में हम क्या कर रहे हैं, अपने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का आपने सबने फॉर्म भी भर लिया होगा अभी तक, और नहीं भरा है तो सबसे पहले जाके पहले फॉर्म भरिए। और साइट में थोड़ा सा बिजी चल रही है। साइट में जैसे ही आप क्या कर रहे हो, यानी कि फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे हो, तो फॉर्म भरने में ये आ रहा है कि आपका एक तरह से टेक्निकल इशू के कारण आप कांटेक्ट करें एडमिन को। इस तरह का इशू आ रहा था, आप दिक्कत, यानी कि इस बार कहीं ना कहीं डी ट्रिपल एस पी की साइट एक तरह से ये मान के चलिए धोखा सा दे रही है। और धोखा दे रही है तो इसका मतलब आपको या तो रात को भर लीजिए फॉर्म, या फिर अपना फॉर्म ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि टाइम लास्ट डेट आ गई है। आज 3 तारीख है और 3 तारीख के आसपास अभी मान लीजिए 2-3 दिन आपके पास बचे हैं। तो पहले फॉर्म ज़रूर भरिए। फॉर्म, अगर फॉर्म भरा होगा तभी हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए तैयारी करने के आज का टॉपिक है वो क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी, यानी कि किसी भी कानून को, किसी भी अधिकार को, किसी भी तरह के एक तरह से न्याय को प्राप्त करने के लिए किस संस्थान को यूज़ करेंगे, वो होगी न्यायपालिका, यानी कि आपका कोर्ट। ठीक है। अब जब कोर्ट का आप दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके न्याय के लिए, यानी कि आप अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने किसी भी क्या है स्थिति के लिए आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे। और वही कहीं ना कहीं न्यायपालिका के एक तरह से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो एक संस्थान बताया गया है कि अगर किसी भी न्याय का, यानी किसी भी अधिकार, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों के हनन के लिए न्यायपालिका के पास जा सकता है। ये उसे के अधिकार है। तो ये बताया गया। हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, देखो, हमें एक तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए चाहिए क्योंकि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी, कहीं ना कहीं अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो किसी भी व्यक्ति के साथ एक तरह से उसे पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, शोषण होता रहेगा। और कहीं ना कहीं वह एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जहाँ पर वो अपने न्याय की उम्मीद ना रखे और वह एक जैसे गुलाम होता है वैसे रहे। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की हानि या किसी भी न्याय की अवहेलना होती है या फिर उसके साथ क्षति होती है तो वह कहीं ना कहीं अपने न्याय के मांग के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका में जा सकता है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के दोनों अंग, विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। ठीक है। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है। न्यायाधीश बिना भय के भेदभाव के अपने कार्य कर सकता है। ये नहीं कि उसे डर रहे कि हाँ, कि अगर मैं यानी कि इस न्याय को करूँगा तो मेरे साथ कुछ अवहेलना या किसी तरह का कार्य हो जाएगा। तो इसलिए ये बताया गया है। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम किस तरह से काम करता है। यानी कि देखिए, सबसे पहले होता है आप कहाँ रह रहे हो, एक ज़िले में, यानी कि एक ज़िले में रह रहे हो। ठीक है। ये हो गया। अब ज़िले के बाद क्या आएगा, बहुत सी जैसे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। ठीक है। और 18 मंडल है, ये आपको पता होगा। हमारे हर ज़िले में क्या है, कहीं ना कहीं न्याय एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, यानी जिला न्यायालय। अब जिला न्यायालय के बाद क्या है, एक हो गया हमारे यहाँ हाई कोर्ट। ठीक है। क्या हो गया, हाई कोर्ट। और उसके बाद क्या हो गया, उससे बड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीन चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं पता ही होनी चाहिए। भाई, व्यक्ति कहाँ गया, अगर क्या है व्यक्ति को किसी यानी कि व्यक्ति क्या गया, पहले कहाँ गया,
यहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं है, वो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट के में सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ पर चला गया, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये 3 चरण आपको ज़रूर याद करने हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका का मतलब ये है कि न्याय दिलाने वाले संस्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे का बस इसमें मैक्सिमम देखिए 3 पूरे चैप्टर को मैं समराइज करके 3 चीज़ बता देता हूँ। एक तो आर्टिकल आपका 32, 206, यानी कि ये पता होना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका में क्या है, एक तो न्यायपालिका में ये वाली चीज़ें आपको बता दी। दूसरा क्या है, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको ये है, जो हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो होती है कॉलेजियम सिस्टम से। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार कहीं ना कहीं न्यायपालिका की न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसके द्वारा सरकार बोल रहा हूँ, कॉलेजियम सिस्टम तय करता है कि इसमें इस टाइम पर ये होना चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस। और वो क्या करता है, सरकार को बताता है कि हाँ ये व्यक्ति चुना जाना चाहिए और इसे कहीं ना कहीं बनाना चाहिए चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को, और हाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है हमारा क्या है, हमारे राष्ट्रपति जी। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी। ठीक है, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसमें क्या बताया गया है, भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में वर्ष सौ से परंपरा बनाई गई है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ दिया गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ क्या है न्यायाधीशों को छोड़कर एक क्या है जज बनाया था, जो कि यही एक तरह से इसी टाइम पर, यानी कि जो इसमें बताया गया है यही जो टाइम था कहीं ना कहीं क्या था, कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ने वाला टाइम था। और कॉलेजियम सिस्टम जिस टाइम टूटा था और इस टाइम पे फिर इसके बाद ये कह दिया गया था कि कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की जो प्रक्रिया है उसमें इसका सरकार का हस्तक्षेप आ रहा है और यही कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इसमें बिल्कुल ऐसा गैजेटिस जो चीज़ें अभी मैंने बताई कॉलेजियम सिस्टम में, एक तरह से सबसे वरिष्ठ जज है, उसमें वो सरकार को यानी कि एक तरह से तय करके दे देते हैं भैया हमारा ये होना चाहिए, और इसमें सरकार ये वरिष्ठ न्यायाधीशों की यानी कि सलाह मान के वो नियुक्त कर देती है। चलिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अब न्यायाधीश देखो, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में क्या है, सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है न्यायाधीश को हटाने की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एक तो लोकसभा राज्यसभा की एक तरह से वोट ज़्यादा चाहिए, मेंबर ऑफ ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इस टाइम की सरकार है, जैसे प्रेजेंट सरकार है, उस टाइम के लिए तो आसान है, पर कहीं ना कहीं जब 2/3 यानी कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचित स्थापित होना अथवा अयोग्यता के दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। कहा ना मैंने, क्यों? क्योंकि भाई एक तरह से ये मान के चलो जैसे प्रेजेंट सरकार है, प्रेजेंट सरकार में ज़्यादातर सभी क्या है बीजेपी के, यानी कि सभी एक तरह से एक ही पक्ष के। अब सभी एक पक्ष के तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटिंग देखकर हम उसको हटा सकते हैं। पर जब नंबर ऑफ मेंबर क्या है उतने नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं संसद से हम उसे भी नहीं हटा सकते, इसलिए कहीं ना कहीं कठिन माना गया है। मान लीजिए अगर पहले की तरह की सरकार थी कि क्या है ना, कुछ टाइम यानी कि ये हो गया, मान के चलते बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी।
अब इसके यानी कि टोटल 500 मान के चलते हैं हम, 500 प्लस है मान के चलते हैं अभी। अब 500 में से 300 इनके हैं, 200 इसके हैं। अब इनको क्या है, एक तरह से इसको हटाना है, तो कहीं ना कहीं आधे उसके होंगे। अब ये मान के चलो, अगर उन्होंने सलाह नहीं दी तो कहीं ना कहीं वो हटेगा भी नहीं, तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं कठिन माना जाता है। ठीक है, ये देखिए, जिसे ये असफल प्रयास था, तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि इस हटाने की प्रक्रिया में ये मान के चलिए, हटाने की प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए कि संसद और यानी संसद के एक तरह से बहुमत प्राप्त होना चाहिए, और बहुमत अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसे हटाया नहीं जा सकता। दूसरा कारण था, दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान ले, एक तो वो रिट वाला, यानी कि 32 और 226 वाला। ठीक है, रिट। और तीसरा पॉइंट है, क्या है, ये जो शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यानी कि ये 3-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक कॉलेजियम सिस्टम वाला तो कई बार पूछा गया है, स्टेट के एग्ज़ामों में भी, टीजीटी एग्ज़ामों में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है वो किस के अनुसार उसे यानी कि चुना जाता है, तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसके फैसले सभी अदालतों के मान्य होते हैं। यानी कि मान लीजिए इसने क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो वो क्या है, वो रेफरेंस, यानी कि हाई कोर्ट का या एक तरह से निचली अदालत में किस लॉर्डशिप, ये मुकदमा 2002 में इतने इतने के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट और निचली अदालत में जब उसका रेफरेंस लेकर, यानी कि जब हम भी क्या है कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या करते हैं कि XYZ सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा था और यही मुकदमे में ये फैसला दिया था। तो क्या करते हैं, जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में या हाई कोर्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उस रेफरेंस को, तो क्या कर जाता है, तो क्या कहता है, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफरेंस लिया था, तो हम इस ग्राउंड पे ये रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अदालतों में मान्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय और यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास बुला सकता है, कौन सी रिट के अनुसार। यह किसी भी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ठीक है, ये दोनों जो हैं 32 के कौन से यानी कौन सी रिट के अनुसार चलते हैं। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि उच्च अदालतों के फैसले पर इस अपने अपील को सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों का एक तरह से अगर उसके साथ कोई भी गलत होता है तो वो उनके साथ रक्षा कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में अपने मुकदमे को निपटा कर सकता है और अधीनस्थ अदालतों का एक तरह से नियंत्रण कर सकता है। फिर आता है जिला अदालत, और जिला अदालत में जिला अदालत के दायरे में मुकदमे को सुनवाई करी जा सकती है। निचली अदालत के फैसले पर किए गए अपीलें सुनवाई करी जा सकती है और गंभीर किस्म के आरोप को फैसले। फिर आ जाता है अधीनस्थ अदालत और फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे। ये आपको बताया गया, यानी कि आपको मैंने कहाँ तक बताया था, यहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, फिर आपका अधीनस्थ न्यायालय इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, पर ये जरूर 3 जरूर है, क्योंकि ये हमारे आपको सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक तरह से, भारत में सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय किए गए सीमाओं के अंदर ही काम कर सकता है। उसके आगे बाहर जाकर ये नहीं कर सकता कि जी ये है, ये है, ये है, ये है, यानी कि XYZ 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 कह दे। उसका कहना है कि जी ये जो किताब है सर्वोच्च संविधान की, ये जो कानून की किताब है, मैं इसके अनुसार ही चलूँगा, इसके आगे पीछे मुझे और कुछ नहीं पता, ये कहना है। मौलिक अधिकार, अपीलीय, सलाहकारी और रिट, ये आपको मैंने बता दी। रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निष्पेक्ष आदेश, उत्प्रेक्षा और अधिकार प्रच्छंद, ये आपको पता होंगे, मैंने आपको कहीं ना कहीं
बताई थी, यानी कि नहीं बताई तो कहीं ना कहीं जब संविधान में कंप्लीट कराऊंगा तो आपको पूरी पूरी रिट के बारे में ही बता दूंगा। वैसे मैंने रिट करा चुकी है। फिर आता है यानी कि रिट आपको क्या है, मौलिक क्षेत्र अधिकार। मौलिक क्षेत्र अधिकार का यानी कि जो अधिकार हैं सारे के सारे, उसके दायरे में क्या एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय हमारी रक्षा करता है। रिट क्या है, रिट 5 तरह की हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिट कितने तरह की होती है, 5 तरह की होती है, और पांचों का क्या है। एक में भैया सबसे इंपॉर्टेंट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करता है कि कोर्ट ये कह देता है कि हमें क्या है, ये आदमी प्रेजेंट चाहिए जिंदा, यानी कि हमें क्या लाओ, इस आदमी को हमारे समक्ष पेश करो। ठीक है, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि हमारे समक्ष पेश करो। ठीक है। अपीलीय क्षेत्र क्या है, अपीलीय क्षेत्र क्या है, किस एक दायरे को अंदर में जो अपील करी जाती है उसके अंदर वो बताया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये जो अ, फांसी की सजा है, इस तरह की सजा के बारे में कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र अधिकार क्या है। भाई उसका अधिकार क्या है, वह उस कानून के समक्ष, यानी कि कानून के समक्ष उसको दे तो सकता है फांसी, पर कहीं ना कहीं अगर उस अपील के अनुसार हम राष्ट्रपति के समक्ष में लेकर उसे जाएं और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उसकी क्या कर दे, उसको अ, उम्र कैद में बदल दे, तो कहीं ना कहीं उसका वो प्रोविज़न ये भी है, यानी कि वो सलाह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के समक्ष भी रखी जा सकती है। आगे चलते हैं। एक ये वाला कानून, हाँ सही, इसमें जरूर दिखाया गया 137 में सर्वोच्चतम यानी कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय यह दिए गए आदेश को पुनरावलोकन करने की शक्ति है। यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पुनरावलोकन करने की शक्ति किस में, कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको बताना चाहिए 137 में। 144 क्या कहता है, भारत में राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के की सहायता से कार्य करेंगे। ये वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है, तो लिख लीजिए इसमें 137 कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 137 के ऊपर कई बार जो क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में भी, या एक शायद मेरे ख्याल से राजस्थान के पेपर में आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। न्यायिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनहित याचिका, जनहित याचिका क्या होती है, ठीक है, PIL, PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक यानी कि PIL क्या है, जनहित याचिका। जनहित याचिका में कहीं ना कहीं व्यक्ति के हित के लिए, यानी कि व्यक्ति के हित के लिए कहीं ना कहीं जनहित याचिका का प्रावधान करा गया है। और जनहित याचिका क्या है भाई, जनहित याचिका जैसे लिखा गया है, जनहित याचिका क्या है, कब और कैसे किस इसकी शुरुआत हुई। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब ये है कि अपनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह किसी भी वाद का, यानी कि एक तरह से वाद में फैसले पर व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदल गया था। 1979 में इस इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया कि पीड़ित लोगों ने, यानी कि पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि और यानी उसकी ओर से दूसरे ने दाखिल किया गया था। क्योंकि जैसे PIL क्या है, जैसे आपने देखा होगा जॉली LLB वाली पिक्चर थी, ठीक है, जॉली LLB वाली पिक्चर में क्या करता है, वो PIL दाखिल करता है। PIL दाखिल करने का क्या रखता है, उसमें वो व्यक्ति नहीं जो क्या है पीड़ित है, वो दूसरा व्यक्ति कर रहा, तो वही ना कहीं वही का एक तरह से बताया गया है। पर PIL की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है फुल फॉर्म, यानी कि क्या है, PIL की फुल फॉर्म। तो PIL की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। PIL की फुल फॉर्म क्या है, PIL की फुल फॉर्म कहीं ना कहीं बताई जाती है, यानी कि पब्लिक, चलिए लिख देता हूँ मैं,
पब्लिक, PU पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और क्या है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के बारे में हम ज़्यादातर एक तरह से ये मान के चलिए, जब हम चलते हैं अपने क्या है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, यानी कि 5 से 11 क्या है आपका नागरिकता में आ जाता है, भाग 2, भाग 3 इधर आ जाता है। अब हम क्या चलते हैं 12 से 35 तक। तो 12 से 35 में हम क्या कर देते हैं, 12 और 13 एक तरह से इग्नोर मार देते हैं, और 12 और 13 इग्नोर मारते ही क्या है पूरी की पूरी क्या है संविधान की जो हम कहानी पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी कानून गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है अनुच्छेद 13। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैंने बता दी 226 वाली कहानी और 35 वाली कहानी, ये दोनों कानून इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप ये सोच रहे होंगे एनसीईआरटी जब हम ऊपर अभी बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में छोटी छोटी चीज़ें छुपी हुई हैं कहीं ना कहीं, इसलिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को मैं बिल्कुल खोले के आपको एक तरह से आपके सामने ही पढ़ा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं वो वाली कहानी नहीं कि एक एक लाइन आपको समझाऊँ, वो नहीं, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वही आपको, और सारी चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर दो। क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो छोड़ना ज़रूर पड़ेगा, छोड़ने का नियम जान गए तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें जान गए, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों की तरह क्या आपको याद है इस तरह आपको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बस जो मेन चीज़ है। जैसे इसमें क्या थी, ये 2 चीज़ मेन थी बस, और क्या है हमारी तरफ से काम की चीज़ नहीं है, इग्नोर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। न्यायपालिका और संसद, यानी कि न्यायपालिका और संसद का क्या है कॉन्सेप्ट, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति आपको पता ही है। भाई न्यायपालिका के अधिकार के मुद्दे पर सक्रियता दिखाई गई है, राजनीतिक व्यवहार एक तरह से संविधान में क्या बताया गया है कि यानी कि संविधान को ठग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को एक तरह से एक राजनीति से इस तरह से दूर रखा गया है, और राजनीति में क्या कहा गया है कहीं ना कहीं न्यायपालिका को जो है उसकी शक्ति अलग रखी गई है, उसकी शक्ति अलग रखी गई। जैसे हमने कार्यपालिका और विधायिका के पढ़ लिया था अलग है, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका उन सब इन दोनों से अलग है शक्ति के बंटवारे में मामले में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ये सारे के सारे इनके फैसले बताए गए कहाँ तक ये चले गए थे। और चलिए, तो इसमें एक चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट था, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट देखा हमने। एक तो ये क्या है 226, 226, 32, 13, न्यायाधीशों के हटाने मतलब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किससे होती है, संसद के क्या है बहुमत से होगी। अब लाने की प्रक्रिया यानी कि आता कैसे है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम से आता है। तो यानी कि जो वरिष्ठ जज है उसे कहीं ना कहीं नियुक्त करके कॉलेजियम सिस्टम से लाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह के जो प्रावधान है ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। और काम कैसे करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।